आज के शो में अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, डबल सेंचुरी मुकम्मल। हुकूमत का गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। आज अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट अपनी कदर की तारीख तरीन बुलंद तरीन सतह पर जो रोज अपनी ब्रीच कर ही रहा है, लेकिन आज तकरीबन 200 रुपए तक पहुंचता हुआ नजर आया। इंटरबैंक में 200 रुपए से भी तजावुज करता हुआ नजर आया। यह सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत जिसमें दाखिल हो चुकी है, इससे निकलने का रास्ता क्या है, इस पर बहुत बात हुई है। लेकिन फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्बत खबर शायद यह है कि 18 मई यानी हमने देखा है कि जो दोहा के अंदर आईएमएफ की टॉक्स हैं उनका आगाज हो चुका है, जो कि 25 मई तक जारी रहेंगी। इन टॉक्स से क्या उम्मीद रखी जाए? क्या वो फौरी इंजेक्शन यानी फौरी जो कैश इनफ्लो आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलना है, क्या वो मिलने की तवक्कात हम रख सकते हैं या नहीं? और अगर ये रकम पाकिस्तान को मिलती है, अगर फौरी तौर पर पाकिस्तान और आईएमएफ के मामला तय पा जाते हैं, यानी जो रुका हुआ पैसा वापस मिलता है आईएमएफ से, पाकिस्तान कंडीशंस को मान जाता है, तो क्या किसी किस्म की सपोर्ट पाकिस्तानी मईशत को मिल सकती है? खास तौर पे पाकिस्तानी रुपए को किसी किस्म की सपोर्ट मिल सकती है? इस सूरत हाल के अंदर जब इस रुपए के मुसलसल गिरने से पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई के ऊपर जो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा वो बेतहाशा है। मुख्तलिफ माहिर मईशत लिख रहे हैं कि इसका असर बहुत सी अहम जरूरत की जो अशिया खुर्दनोश हैं उनके ऊपर आता हुआ कुछ ही दिनों में नजर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने बिलाखिर यह फैसला कर लिया है कि वो मुश्किल माशी फैसले करेगी। इस सिलसिले में एक अहम तरीन खबर यह है कि बहुत से आइटम्स इनको कहा जाता है कि जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं इन पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की तरफ से हो चुका है। आपके सामने एक फहरिस्त हम रखेंगे जिसमें तमाम इंपोर्ट्स और उनका वेटेज हमने आज कैलकुलेट किया था कि साल 2020 और 21 में कितने इंपोर्ट्स किस आइटम के थे। समय पहले जो लग्जरी इंपोर्ट्स में बात आती है, गाड़ियां, मोटर व्हीकल गाड़ियां, हमने देखा है एसयूवीज, लैंड क्रूजर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई। टोटल जो मोटर व्हीकल इंपोर्ट साल 2020 और 21 में रही वो तकरीबन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर का 4% रही, जो तादाद तकरीबन 1.53 अरब डॉलर बनती है। इसी तरह मोबाइल फोन्स के हवाले से जिनका शुमार एक तरह से लग्जरी आइटम्स में होता है, मोबाइल फोन्स के इंपोर्ट भी तकरीबन 4% रहे आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर का। जो इनकी ओवरऑल हजम रहा वो 1.54 अरब डॉलर रहा। इसी तरह से जो कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स हैं इसकी इंपोर्ट तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर्स, फूड इंपोर्ट 6.1 अरब डॉलर, और सब में ज्यादा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है जिसका सब में ज्यादा वेटेज है, जिस पर हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, ये भी हमारे सामने इस वक्त अहम तरीन एक चैलेंज के तौर पर मौजूदा हुकूमत के लिए सामने मौजूद है। इस सूरत हाल पर और क्या आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तानी रुपए पर प्रेशर कम होने वाला है, खास तौर पर पाकिस्तान और आईएमएफ की टॉक्स के आगाज होने के बाद क्या कुछ दिनों में यह प्रेशर ईज ऑफ होने लगा? जफर पाचा साहब जो पाकिस्तान में जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन जो कंपनी एसोसिएशन है उसकी, हमारे प्रोग्राम में कराची स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। आपका शुक्रिया जफर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर हैं, सीनियर माशी तज़्ज़े-निगार हैं। फरूख साहब, क्या कोई आपको लगता है क्विक इंजेक्शन आने की जरूरत है फ्रॉम द आईएमएफ, या अभी कोई उम्मीद ना रखी जाए? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको एक्सचेंज रेट कोलैप्स और ये खतरे, हाइपर इन्फ्लेशन जो मुख्तलिफ बातें लोग कह रहे हैं, क्या ये खतरात मुल्क को लाहक हैं? फरूख सलीम साहब। जी, फरूख सलीम साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। फरूख सलीम साहब से कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता बहाल करें। जफर साहब, क्या ईज ऑफ होने लगा पाकिस्तानी रुपी? जफर पराजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। देखिए जनाब, जो डॉलर का रेट था आज वो इंटर बैंक के अंदर 199 से ऊपर चला गया और ओपन मार्केट में 200 और 201 रुपए पे ट्रेड होता रहा। तो डॉलर के ऊपर आज में हमारा ख्याल ये था कि प्रेशर कम होगा, क्योंकि कल हम जो मेरी मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म साहब से, उसमें मैंने मुख्तलिफ तजावीज़ दी थी और उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर जल्द अज जल्द फैसला करेंगे। तो आज दोपहर को उन्होंने एक मुख्तलिफ तजावीज़ मैंने दी थी, लेकिन उसमें से जो एक तजवीज़ पे, दो तजावीज़ के ऊपर उन्होंने फौरी तौर पे अमल किया। एक तो उन्होंने जो इंपोर्ट थी लग्जरी आइटम्स की वो बंद की, दूसरा जो क्रिप्टो करेंसीज टाइप की जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स खुली हुई हैं जो जिसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसके ऊपर भी पाबंदी आयद की।
क्योंकि वो ऑलरेडी किसी कानून के तहत काम नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो IMF के साथ आज हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए हैं वो गो के काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन उससे भी हमको बेहतरी की उम्मीद लगती है। गो के IMF से तो सिर्फ $1 बिलियन मिलना है, लेकिन ये एक बेंचमार्क है। इसके बाद जो दीगर हमारे डोनर्स या दोस्त ममालिक हैं वो भी हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो उन्होंने अच्छा, ये आपसे सवाल पूछूंगा मैं जफर साहब के आखिरकार ये टॉक्स के आगाज के बावजूद आज क्यों प्रेशर है रुपये के ऊपर? फरूख सलीम साहब को भी शामिल करते हैं। फरूख सलीम साहब, आपको लगता है कि कोई उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों में ये प्रेशर ईज ऑफ होगा डॉक्टर फरूख सलीम साहब, या ये बदस्तूर बरकरार रहेगा पाकिस्तानी रुपये पे जो प्रेशर है? फरूख सलीम साहब को मेरी आवाज अगर आ रही है? डॉक्टर फरूख सलीम साहब से हमारा राब्ता नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि बहाल कर सकें। जफर साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, क्या फरमा रहे हैं आप? क्या वजह है कि IMF की टॉक्स शुरू होने के बावजूद रुपए पे प्रेशर बरकरार है? देखिए जनाब, जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा उस वक्त तक लोगों का एतमाद बहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और सप्लाई बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही। IMF से सिर्फ अभी हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं, तो जब तक कि कोई पॉजिटिव ख़बर नहीं आती तो जब उस वक्त तक डॉलर जो है ना हमारे यहाँ ऊपर रहेगा और रुपए का दबाव बरकरार रहेगा। गो कि आज जो इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, जो कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, उसकी वो एक पॉजिटिव साइन है। उसका हमारा ख्याल था कि आज उसकी वजह से इंटरबैंक नीचे आएगा, लेकिन ये आखिरी लम्हों पे फैसला आया। मेरा ख्याल है कि कल या आने वाले दिनों में इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट रुपए के ऊपर आएगा। सही। और आपको क्या लगता है कि अगर इम्पैक्ट आया भी तो कितना जल्दी और फिर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा मैग्नीट्यूड के लिहाज से? क्या आपको लगता है कि रुपया दोबारा किस सतह के ऊपर आता हुआ आपको नज़र आता है अगेंस्ट डॉलर? ये हुकूमत के एक वज़ीर, जो साबिक वज़ीर इसहाक डार साहब, तो 160 की बात करते रहे। कहाँ तक ये ज़्यादा 190 तक आ जाएगा, 195 तक आ जाएगा? कहाँ तक आपको लगता है, किन लेवल्स पे वापस आता हुआ नज़र आता है सपोर्ट पे? देखिए जनाब, बात यह है कि अगर हमारा IMF प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो फौरी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि डॉलर 190 से 92 रुपये के ऊपर आ जाएगा। और जो हमारे इसहाक डार साहब ने फरमाया 160 से 62, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बेहतरीन है। लेकिन डॉलर बढ़ने का जो सवाल है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है हमारे यहाँ। जैसे अभी आपने जो फिगर्स दिए हैं पिछली हुकूमत के, कि जिसके अंदर मोबाइल और गाड़ियाँ और दूसरी जो एसेसरीज जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी बेतहाशा इंपोर्ट हुई और मिसमैनेजमेंट हुई। अगर वो मैनेजमेंट ठीक रहती तो ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो इतना वाइडन हो गया वो ना होता। और अगर आगे भी हम इसको संभल के चलें, देख के चलें और इन चीज़ों को कंट्रोल करके चलें, तो मैं नहीं समझता कि डॉलर का रेट 160-65 से ऊपर उसकी इन फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स के हिसाब से बनता है। सही। इसके साथ साथ अगर हम अपनी जो एक अहम हमारे यहाँ मसला है करप्शन का, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि जो हम कर्ज़ा लेते हैं उसका ज़्यादातर पैसा मुल्क के ऊपर या आवाम पे नहीं लगता, मेरी राय है, और वो करप्शन की नज़र हो जाता है और वो पैसा बज़रिया हवाला वो इस मुल्क से बाहर निकल जाता है। तो अगर हम करप्शन को कंट्रोल करें और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल करें तो शायद इसका इम्पैक्ट है। मैं एक बार फिर फरूख सलीम साहब से पूछूंगा कि मेरी आवाज़ आ रही है। फरूख सलीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? डॉक्टर फरूख सलीम साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं इससे पहले आगे बढ़े, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम तरीन सवालात, पाकिस्तानी मईशत, डॉलर किधर जाके रुकेगा, ये मामला क्या ईज ऑफ होगा पाकिस्तानी रुपये पे जो प्रेशर है या नहीं है, खासतौर पे IMF की टॉक्स के आगाज़ होने के बाद तवक्कुआत क्या हैं और कुछ सख्त फैसले हुकूमत करने जा रही है। इस ब्रेक के बाद जानेंगे मैं साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात, पाकिस्तानी मईशत क्या संभलेगी या नहीं संभलेगी, बहुत से अहम सवालात, आखिरकार रुपये पे जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा,
जो आपकी मीटिंग हुई जफर प्राचा साहब, आप कहते हैं वजीर आजम साहब से, तो आपको कितने संजीदा वो नजर आए? और ये जो लोग कह रहे हैं कि इंपोर्ट पे कर्ज लगाने से बेहतर हो जाएगी, आपको क्या लगता है कितने इंपोर्ट्स ऐसे हैं इसमें जो हम वाकई में रोक सकते हैं? खासतौर पे मैंने जिस तरह गाड़ियों का और मोबाइल फोन का जिक्र किया, क्या कंप्लीटली बैन होना चाहिए? आपने क्या रिकमेंड किया था वजीर आजम साहब को? 5 मशवरे दिए थे। अच्छा। और ये जो आपने बात कही कि इम्पोर्ट पे बैन लगने से क्या फ़ायदा होगा, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको बिल्कुल ईमानदारी से अगर इम्प्लीमेंट करें तो 4-5 बिलियन डॉलर हमको बच सकते हैं पूरे फिस्कल ईयर के अंदर। और ये अगर हमको इतनी सपोर्ट मिल जाती है तो ये भी काफ़ी रहेगा। और फिल वक्त क्योंकि हमारे पास पेमेंट का प्रेशर है, हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो हमको फौरी तौर पे इंपोर्ट अगर हम बंद करते हैं और एलसीज़ को रोकते हैं तो उससे हमको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को क्या मशवरे दिए, तो उनको एक मशवरा ये भी दिया हमने कि जो रेमिटर कंपनीज़ हैं, फॉरेन रेमिटर MTOs, मनी ट्रांसफ़र कंपनीज़, वो अक्रॉस द बोर्ड सारे बैंक्स के पास और सारी एक्सचेंज कंपनीज के पास होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो भी स्टेट बैंक को और गवर्नमेंट को यहाँ डिक्टेट करती हैं। तो मैंने उनको ये भी कहा कि जो मनी ट्रांसफ़र कंपनीज हैं अगर ये अपनी मर्ज़ी चलाती हैं तो इसका मकसद है वो हमारे लिए कंट्री रिस्क है। ख़ास तौर पे दो मनी ट्रांसफ़र कंपनीज, वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम, वो तो बाकायदा हमारे सेंट्रल बैंक को और गवर्नमेंट को डिक्टेट करती हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी चलाएं और हमारे डॉलर, जो कीमती डॉलर आने वो रुकें। तो एक ये उनको मशवरा दिया, दूसरा मशवरा ये इंपोर्ट का दिया बैन का, तीसरा उनको ये मशवरा दिया है कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको आप 5 रुपया पर डॉलर रिबेट दें, ताकि बाहर जो हवाले वाला उनको ज़्यादा पैसे दे के हमारा फॉरेन एक्सचेंज रुक जाता है वो ना रुके। और जो एक्सचेंज कंपनीज़ जो डॉलर जो बाहर से ला के एक्सपोर्ट में जो डॉलर ला के इंटर बैंक में सरेंडर कर रहे हैं उसमें भी रिबेट दिया जाए। वो इसलिए कि हम यहाँ पे स्मगलर्स और जो हवाले वाले हैं उनको compete कर सकें। अच्छा। और एक ये कहा है कि जितनी मनी ट्रांसफ़र कंपनीज हैं जो बैंक्स के पास हैं वो भी तमाम एक्सचेंज कंपनीज को दी जाए, ताकि हम और अगर ये इक़दाम वो कर लेते हैं तो मैंने उनको एश्योरेंस दी कि इंशाअल्लाह अगले 3 साल में हमारी जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो 30 बिलियन की जगह 60 बिलियन हो जाएगी। ठीक है। और मैं एक बार फिर फ़ारूक सलीम साहब से कोशिश करूंगा कि बात हमारी हो जाए। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है? डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब नहीं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से रब्ता फिर बहाल नहीं हुआ। ज़फ़र साहब ये बताएं, क्योंकि फिर अब ये जो प्रेशर अब आप कहते हैं कि ईज़ ऑफ होगा, और मैंने ये पूछा था कि हम एक बार अभी कुछ दिन कबल मलिक बोस्तान साहब भी थे प्रोग्राम में, उनसे पूछा था कि आखिरकार ये 200 टच करेगा या नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा मीटिंग हुई है, अगले दिन फैसले होंगे और ये 200 टच नहीं करेगा। आज यहाँ पहुँच गया। फिलहाल जो सख्त फैसले किए भी हैं हुकूमत ने, वो उनके वो नताइज आने में जितना वक्त लगेगा, ये रुकेगा कहाँ पर जाकर? क्या ये 205, 210 तक भी पहुँच सकता है? ऐसे खदशात हैं क्या प्राचा साहब? देखिए जनाब, बात यह है कि जो आज की सूरत हाल है, जो 200 पे पहुंचा, हम लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि गवर्नमेंट कोई ना कोई मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हुए इसको रोकेगी, लेकिन जो सूरत हाल आज की है उसको तो लगता है ये 200 रुपया क्रॉस कर जाएगा। अच्छा। अल्लाह ना करे। और इसके साथ साथ मैं वो क्या टूल्स होंगे, आप क्या समझते हैं? स्टेट बैंक इंटरवीन करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होंगे, पैसा इंजेक्ट होगा, डॉलर्स बेचेंगे, क्या किस तरह से आपको लग रहा था कि हुकूमत करेगी इंटरवीन? देखिए जनाब, इस वक्त जो हमारे यहाँ जो सिस्टम राइज है रुपए को डॉलर का, वो रियल एक्सचेंज इफेक्टिव टाइम है, वो तकरीबन 2-3 साल से चल रहा है, जिसके अंदर हमने देखा एक ज़माने में डॉलर 170 गया और वापस 151-52 भी आया। तो इस वक्त स्टेट बैंक इंटरवेंशन ना उसने पहले की है ना अभी तक की है, और आगे भी नहीं लगता वो इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि एक ये भी खदशा, एक ये भी बात है कि इनके पास इंटरवेंशन करने के लिए इस वक्त डॉलर्स नहीं है। सही बात। अगर इंटरवेंशन कर जाएंगे तो वो डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप देखें 25 बिलियन से गिर के हमारे 10 बिलियन डॉलर रह गए हैं, जिसके अंदर हमारे दोस्त ममालिक के डॉलर्स भी हैं, वो डिपॉजिट है जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी एक ख़तरा है कि अगर हमने इस्तेमाल कर लिया और खुदा ना करे और नहीं आए तो हमारे साथ नहीं। देखो, तो फिर आपको ये खदशा लगता है कि आइंदा कुछ रोज़ में इकदाम नज़र नहीं आ रहे, ये 205 खुदा ना खासा बढ़ भी सकता है? चले हम फिगर नहीं बताते कि स्पेकुलेशन हो, लेकिन
ये लग रहा है जी कि क्योंकि ना स्पेकुलेटर्स पे कोई एक्शन हो रहा है, एक तरफ खौफ भी लोगों में मईशत का है, बैठा हुआ अनसर्टेनिटी अलग है, डॉलराइजेशन अलग हो रही है, इट कैन गो अप, यहाँ से ऊपर और जा सकता है, ये खर्चा है भरपूर अपनी बिल्कुल जगह। ये खर्चा है, जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा जो डॉलर बढ़ रहा है वो इंटर बैंक के अंदर बढ़ रहा है। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंटर बैंक को कंट्रोल करना आसान है, वो एक कैप कर दे कि भाई इससे ऊपर ट्रेड नहीं होगी तो ये डॉलर रुक सकता है, क्योंकि ये तो हमारा इंटरनल रेट है ना, ये कोई इंटरनेशनल मार्केट का तो डॉलर का रेट नहीं है रुपये के अगेंस्ट कि जी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है हम क्या करें। तो बैंक्स को भी चाहिए इस वक्त सिवाय कमाने के, या हम सबको चाहिए कि हम ये ना सोचें मैं आए, ये सोचें कि वी। तो अगर हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे और इसको रोकेंगे तो तभी बात बनेगी। और आपने भी जो जिक्र किया था RER जो फॉर्मूला है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का, जिसके तहत हम देखते हैं कि एक वेटेड एवरेज होती है, फिर दूसरी करेंसी मार्केट से कंपेयर करके उसको फॉर्मूले को कैलकुलेट किया जाता है। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ये पराचा साहब, आपको लगता है? और इसी की वजह से शायद हम यहाँ तक पहुंच गए, या वी नीड अ फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, क्या लगता है आपको? देखिए सर, ये बास्केट वाला तो रेट अब नहीं है, ये तो अब रेट है डिमांड सप्लाई वाला। वही एग्जैक्टली वही कि जो डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिमांड सप्लाई वाला रेट रेट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 साल से स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ था हमारी फाइनेंशियल मार्केट को, हर चीज़ को। तो ये जो अभी पिछले दिनों 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक और गवर्नमेंट एक पेज पे नज़र नहीं आ रही, और अभी भी नज़र नहीं आ रही है। तो अगर ये एक पेज पे आ जाए तो ये कंट्रोल आसान हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ऐसा तासुर है कि जो पिछले गवर्नर साहब को गए हैं उसके बाद हुकूमत अपनी मर्जी चलाना चाहती है। जो स्टेट बैंक को जो हमने पावर्स दिए थे ये वापस लेने चाहते हैं, तो एक कन्फ्यूजन का शिकार है, और हुकूमत भी कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है। और अगर ये चाहते हैं कि सख्त फैसले करना और अपनी सब्सिडी वापस लेना, तो दूसरी जो इनकी पार्टीज़ हैं वो नहीं चाहती। इस तरह का एक अजीब सा कन्फ्यूजन है। फिर साथ साथ जो हमारी अपोजिशन है इस वक्त, उसका रोल भी मेरी नज़र में कोई, जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं अपोजिशन को मिला के कोई भी इस वक्त मुल्क के लिए नहीं सोच रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लोग सोच रहे हैं। हालांकि इन तमाम सियासी पार्टीज़ को चाहिए कि 1 पॉइंट एजेंडा हो कि इकनॉमिक का रिवाइवल, उसके ऊपर बैठे, क्योंकि अगर ये मुल्क रहेगा तो ये इन लोगों की सियासत चलेगी। इस वक्त कोई अपनी करप्शन बचाना चाह रहा है, कोई अपने केसेस से जान छुड़ाना चाह रहा है, और जो दूसरी बात है सब्सिडी ख़त्म करने की, तो IMF ये भी तो कहता है कि भाई आप अपने खर्चे अखराजात कर्टेल करें, जो शाही खर्चे हैं। वो ये थोड़ी कहता कि आप सारा का सारा बोझ उठा के गरीब आवाम पे डाल दें, बिजली महंगी कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें, और भी बहुत सारे खर्चे हैं और बहुत सारी सब्सिडीज है जो हम। ठीक है जरमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपने जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं और ख़ास तौर पे जो खदशात हैं उनका तस्करा किया। आपकी मीटिंग भी हुई शहबाज शरीफ साहब से, उसका भी जिक्र हुआ आज। नाज़रीन फीडबैक आप दे सकते हैं, डॉलर किधर जाके रुकेगा, पाकिस्तानी रुपये की कदर कितनी और गिरेगी, ये सारे अहम सवालात हैं। मईशत बहुत अहम है इस वक्त, और सारी अहमियत शायद मईशत की होनी चाहिए। सियासी जमातें हो, आवाम हो, हर जगह जो टॉपिक होना चाहिए मईशत होना चाहिए। कोशिश करेंगे इस पर मजीद गुफ्तगू भी करते रहें। वाइंड अप करते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।